आकाशवाणी हाफलोंग सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त जिदेद और आज मैं टीचर्स प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सर अर्नब नाथ, जो है एक फ़िज़िकल एजुकेटर। आज हम उनसे बातचीत करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशंस के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सीधा आपसे एक सवाल पूछेंगे कि क्या डिफरेंट करियर पाथ्स है अवेलेबल फ़िज़िकल एजुकेशंस और स्पोर्ट्स में? करियर पाथ से जाने से पहले मैम मैं शुरू करना चाहूँगा जहाँ से हमको एजुकेशन प्रोसेस जो है हमको परस्यू करना होता है। तो इसमें अपना करियर परस्यू करने के लिए दो तरीके का स्टडीज़ होता है। फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट आफ्टर 12 जी, जो 12 के बाद से हम शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक ऑप्शन होता है हम लोग का ग्रेजुएशन के बाद। जी। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म में सोचे या थोड़ा डेप्थ नॉलेज में उसको लेके जाना चाहे तो उस एस्पेक्ट से मेरा मानना है कि 12 के बाद शुरू करने से ही अच्छा है। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या डॉक्टरेट में जाना चाहते हैं तो हम 12 के बाद ही परस्यू करना शुरू करते हैं। तो आफ्टर 12 हमको दो ऑप्शंस दिया जाता है। स्ट्रक्चर जो होता है, आइदर यू डू 4 years इंटीग्रेटेड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और यू कैन डू 3+2 बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो जिसमें बीपीई, बीपीएस एंड देन 2 years बीपीएड। बीपीई या बीपीएस 3 साल का होता है और बीपीएड जो होता है आपका 2 साल का होता है, बट वैलिडिटी इज सेम। जैसे राइट नाउ मैं केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड हूँ जी, तो इसके लिए 4 साल वाला बीपीएड भी इसका वैलिडेशन है और 3+2 वाला भी वैलिडेशन है। ओके। देन आफ्टर आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हो इसमें। जैसे हर एक सब्जेक्ट वाइज होता है तो उसमें एमपीएड बोला जाता है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसका सेम नेट एग्जाम कंडक्ट कराता है यूजीसी। फिर आप पीएचडी के लिए भी परस्यू कर सकते हो। जी, जी। अब आता हूँ मैं करियर अपॉर्चुनिटीज में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन में जो भी आता है वो मोस्टली स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होता है, स्पोर्ट्स पर्सन ही होते हैं। तो एक तो इसमें आपका स्पोर्ट्स करियर या स्पोर्टिंग करियर को भी एनहेंसमेंट का ये एक प्रॉपर डायरेक्शन देने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो उसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह कंडक्ट कराता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सीनियर नेशनल्स। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलता है, रेलवेज में निकलता है, आर्मीज में निकलता है, तो उसका वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हो। जी, जी। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपका एक करियर अपॉर्चुनिटी इसमें है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एकेडमिक सेक्शंस में आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन एकदम हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल तक अभी करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन को ऐड किया गया है। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2020 में आया है उसमें भी फिजिकल एजुकेशन हम लोगों का करिकुलम में है। ओके। तो इसमें ऐसा जो स्टडी स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक क्लास के लिए, जैसे प्राइमरी सेक्शन में क्लास 1 to 5 के लिए एक फिजिकल एजुकेटर, देन अगेन मिड सेक्शन के लिए 6 to 9 के लिए एक फिजिकल एजुकेटर, देन आफ्टर जो सीनियर क्लासेस है 10 to 12 के लिए एक फिजिकल एजुकेटर। तो एज ए एकेडमिक पर्सन आप कर सकते हो परस्यू। जी, जी। नेक्स्ट इन कोचिंग करियर, आप अगर बीएड जो मैंने बोला था बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद 1 साल का कोचिंग डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आपको कोचिंग के लिए जो प्रोफेशनल कोचिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसमें एक जो मेन या प्राइम इंस्टीट्यूशन हम इंडिया में मानते हैं दैट इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो उससे एनएसएनआईएस से हम लोग डिप्लोमा करते हैं। आजकल इसके अलावा जैसे मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुला है, एक जिससे मैं पढ़ा हूँ, मेरा अल्मा मेटर LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो भी ये 1 साल का डिप्लोमा प्रोवाइड कराती है। तो आप जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर बहुत सारे कोचेस रखते हैं, कोचेस के साथ साथ टेक्निकल पर्सन्स रखते, बायोमैकेनिस्ट, फिजिकल जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो ये सारा ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है उस पर आपका स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। जैसे हम अगर इंडिया में देखें, अभी बहुत सारा फ्रेंचाइजी लीग्स होता है, IPL होता है, प्रो कबड्डी लीग होता है, हॉकी का भी ऐसा है, बैडमिंटन का PVL होता है। तो इसमें हर एक क्लब, हर एक स्टेट एक एक मैनेजर से अपॉइंट करता है। फुटबॉल में आपको पता ही होगा जो मैनेजर पोस्ट है वो लाइक दैट इज वेरी हाई पेइंग, और इसके साथ साथ बहुत अच्छा वो जिसमें सीखने को भी मिलता है इंसान को। तो इसमें भी आप मैनेजरिकल लाइन पे भी जा सकते हो आफ्टर बीपीएड, आप उसमें भी परस्यू कर सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री करके। फिजियोथेरापी
अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ जो MBBS कर रहे हैं या डॉक्टरेट लाइन में जा रहे हैं वो लोग नहीं जाते। इवन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप फिजियोथेरेपी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। यस यस, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी। बाकी ये सारा करियर अपॉर्चुनिटीज तो है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्पोर्ट्स में जैसे आप सब डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो इसके लिए आपका जो अभी एलिजिबिलिटी है वो फिजिकल एजुकेशन में डिग्री आपका मांगता है जी। तो इसके लिए भी आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में भी आप मतलब करियर परस्यू कर सकते हो। ओके, तो आपने बोला था कि ये ड्यूरेशन होता है वो जो डिप्लोमा का या फिर UGC नेट का जैसा जो हम लोग को नेट मिलता है। हाँ जी, नेट मिलने के बाद में अगर हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है उस ड्यूरेशन में, तो ऐसे ही सेम है वैसे? इसका मैम कुछ प्रोविजंस इसमें दिया गया है। जैसे अभी UGC नेट का ये नॉर्म्स है कि आपका UGC नेट क्लियर करने के बाद विदिन 2 years आपको मास्टर्स कंप्लीट करना है, देन ओनली विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो इसका ऐसा ये है जैसे अदर सब्जेक्ट्स का वैसा ही है। PhD के साथ अभी इतना कोरिलेशन नहीं है। PhD वो आपका परस्यूइंग में भी आप कोई जॉब परफॉर्म कर सकते हो जी। बट ये मैंडेटरी कर दिया गया है अभी 6 months का कोर्स वर्क जो है PhD के लिए वो आपको करना पड़ेगा। ओके, सपोज राइट नाउ आई एम इन केंद्रीय विद्यालय, जी। सो अगर आप मैं कोशिश करना चाहूंगा कि मैं PhD करना है मुझे, सो वो 6 months का टाइम पीरियड मुझे मिलेगा नहीं। ओके, वो ये मैं एक साथ पैरेलली परस्यू नहीं कर सकते। जैसे आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलली परस्यू नहीं हो सकता है मतलब लीगली। बहुत सारे लोग ऐसे बैकडेटेड करते हैं। मतलब बैकडेटेड करने से ये दिक्कत है कोई आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा एंड मुझे लगता है कि ये इतना मतलब इफेक्टिव नहीं है, आपको सीखने को भी नहीं मिलेगा जी। तो वही है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और अगला सवाल करना चाहेंगे कि क्या क्या स्किल्स और क्वालिटी की ज़रूरत होती है एक सक्सेस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में होने के लिए? हम स्किल्स एंड क्वालिटीज अगर हम बात करें तो हर एक फील्ड में भी कुछ बेसिक चीज़ें जैसे वो तो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्पोर्ट्स पर्सन को ये चीज़ और ज़्यादा फॉलो करना होता है। फर्स्ट हम डिसिप्लिन का बात करते हैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन का जैसे जो दिनचर्या होता है वो पूरा डिसिप्लिन वे में चलना चाहिए। पंक्चुअलिटी इज मेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मानते कोई एक इंसान स्पोर्टिंग करियर को भी अपना परस्यू कर रहा है, जैसे मैं एक राइट नाउ मेरा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं अभी करंट में प्रोफेशनली खेल भी रहा हूँ, तो अभी ये जो मेरा पूरा वर्क लाइफ बैलेंस अगर मुझे करना है, प्रैक्टिस एंड मेरा जॉब, तो मुझे वो पर्टिकुलर टाइम पे ही जगना पड़ेगा। सपोज 5:30 आई हैव टू गेट अप, तो उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए 6:30 तक मुझे टाइम मिलता है जी। फिर मैं आता हूँ अपना ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, 7:30 8 तक मुझे स्कूल पहुंचना है। स्कूल में पूरा दिन अपना काम किया क्योंकि हर चीज में हमको अपना बेस्ट ही देना है जी जी। है कि नहीं। तो अब वही बात है और फिर स्कूल से वापस आए, फिर अपना लंच किए, थोड़ा एक पावर नैप लिए 1 घंटे का, फिर प्रैक्टिस गया, आया, डिनर किया, टाइमली सोना। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन ही सबसे पहले आता है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड आपका रूटीन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन, पंक्चुअल होना चाहिए आपको, और सबसे बड़ा चीज एक डेडिकेशन और एक मोटिव आपके पास होना चाहिए कि हमको ये चीज अचीव करना है। क्योंकि गोल अगर हम सेट नहीं करते तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हम काम कैसे करेंगे? वो तो है, गोल सेटिंग इज वन प्राइम थिंग, मेरा मानना है। एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि स्पोर्ट्स से हमें क्या जॉब मिल सकता है, मतलब करियर अच्छे से बना सकते हैं? मैम जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था, स्पोर्ट्स में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स हम सेपरेट भी अगर रखते हैं तो आप अभी देखे होंगे ऑनररी जॉब मिलता है, प्रोवाइड कराता है। महेंद्र सिंह धोनी का हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पूर्व अधिनायक रह चुके हैं क्रिकेट टीम का, तो उनको आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑनररी जॉब दिया गया है। ऐसे हिमा दास का हम लोग, हमारे असम के जो हिमा दास है उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनको DSP का पोस्ट में उनको जॉब ऑफर किया गया है। इवन लास्ट नेशनल गेम्स में जो लोग मेडलिस्ट है उनको भी कुछ ना कुछ ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में उनको कुछ ना कुछ जॉब ऑफर किया गया है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये स्पार्क है कि आप अगर अच्छे से खेल सकते हो, आपका स्टेट, नेशनल या आपका कंट्री को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ जॉब प्रोवाइड कराएगा ही। एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, आप साथ में एक बेसिक एजुकेशन होना भी आपका जरूरी है। और इसके अलावा आपको तो मैंने बताया जैसे फिजिकल एजुकेशन का करियर अगर आप चूज करते हो तो इसमें आप पैरेलली आपका एजुकेशन एंड योर स्पोर्ट्स करियर दोनों आप परस्यू कर सकते हो जी। एक्चुअली हर किसी का सोच ऐसा नहीं होता है। आजकल माँ बाप का ये सोचना होता है कि स्पोर्ट्स में कुछ करियर नहीं है, सिर्फ एजुकेशंस में ही अपना पढ़ाई करके जॉब करो, ये सब होता है ना। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रन, लेकिन स्पोर्ट्स में भी ऐसा करियर बना सकते हैं हम लोग। हाँ, यही मेरा मतलब पेरेंट्स को भी एक मैसेज है कि सिनेरियो अगर हम आज से 10 साल पहले का सिनेरियो देखने जाए
तो इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था, अपॉर्चुनिटीज से बड़ा इन्फॉर्मेशंस नहीं थे। इवन लाइक इन आवर डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम करीमगंज, सिलचर या इवन डिमा हासाउस का भी बात करें तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मेनलैंड से थोड़ा सा सेपरेटेड है। तो हम लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशंस नहीं थे, हमारे पहले जनरेशन का किसी ने ट्रायल नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। जैसे मैंने अपना कॉलेज का नाम लिया था LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। तो उस टाइम से ये चलता आ रहा है। LNCP एक लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन केरला में है, त्रिवेंद्रपुरम में। तो भी ऐसे अप्रोक्स 1960 का आसपास एस्टेब्लिशमेंट है। HVPM है एक अमरावती में, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। तो हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस एंड प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था। जी। लेकिन आज का डेट में जैसे अभी ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक हमारे लिए बूंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हमको मिलेगा कि इसका थ्रू भी कोई करियर बन सकता है। क्योंकि जहाँ पे कोई प्रोफेशनल आदमी आएगा, स्कूल में ये चीज़ बताएगा, तभी जाके वो कंसेप्ट चेंज हो सकता है। ओके, आप एज अ फिजिकल एजुकेटर, आपने बोला था कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन भी है। कौन से स्पोर्ट्स में? मैं बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन में। और अच्छा, आपका कितना साल हो गया इस फील्ड में? बैडमिंटन तो मैम फ्रॉम माई एज ऑफ 13 अप्रोक्सीमेटली लाइक 15-16 ईयर्स से बैडमिंटन में खेलता हूँ प्रोफेशनली जी। और इस फील्ड में आफ्टर 12 में फिजिकल एजुकेशन फील्ड में आया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन मास्टर्स कंप्लीट किया, देन 2020, 21 एंड 22 3 इयर्स कंसेक्यूटिव मेरा UGC नेट भी क्लियर्ड है। और साथ ही साथ बैडमिंटन में मैंने नेशनल्स भी खेला है। कांग्रेचुलेशंस। एंड 2016 जो स्टेट ओलंपिक्स गेम हुआ था जी, उसमें भी क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। ओके, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। आप अपने वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप प्लस अपने स्कूल को, पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि आपने बोला था कि बहुत शेड्यूल्ड होना पड़ता है। तो एक्चुअली थिंग इज लिटिल बिट टफ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपका वो डेली रूटीन में आ जाता है देन इट विल बी नॉट दैट मच टफ, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर थिंग के साथ आप एडजस्ट हो जाते हो जी। जैसे कि हर एक इंसान को, हर कोई अर्ली मॉर्निंग सबके लिए उठना दिक्कत की बात होता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एज ऑफ 13 यही रूटीन चल रहा है, सुबह को उठना है, ट्रेनिंग करना है जी। तो वो एक बॉडी का एडप्शन भी होता है। बॉडी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है माइंड का एडप्शन, कि 6-7 आवर्स मुझे स्लीप भी कंप्लीट करना है जी। साथ ही साथ अगर सही में बताए तो पर्सनल लाइफ को भी हम लोगों को देखना होता है। तो ऐसा नहीं है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लोग भी बोलते हैं, इवन हम अगर ओलंपियंस का भी बात सुनते हैं कि हमको एक टाइम पे जाके इस चीज से दूर आना पड़ेगा इन द सेंस एज ए प्लेयर में अपना करियर हो सकता है छोड़ो, बट एज ए इंस्ट्रक्टर में परस्यू करो ताकि मैं अपना फैमिली को भी समय देने सकूं। तो इस हिसाब से हमको बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के सिचुएशनल बेसिस पे। बाकी तो एक रूटीन पे आ जाने से फॉर द टाइम बिंग वो मैनेज हो जाता है। ओके, और आजकल के स्टूडेंट्स को एज अ टीचर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर, मैं एक कोट्स बोलना चाहूँगा जो कि एरिस्टोटल ने बोला थे जी। तो एरिस्टोटल का ये कहना था, ए साउंड माइंड रिसाइड्स इन ए साउंड बॉडी। तो अगर आपको पढ़ाई में भी फोकस करना है देन ऑल्सो यू मस्ट बी फिजिकली एक्टिव एंड फिट, ताकि आपका कंसंट्रेशन बिल्ड हो, आपका बोर्डम दूर हो। पढ़ाई करते करते आपको बोर लग रहा है, आप थोड़ा समय खेल के आते हो, उसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है एंड यू विल गेट रिफ्रेश्ड, आपका पढ़ाई भी अच्छे से होगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको थोड़ा समय, हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपको निकालना है, पढ़ाई भी अच्छे से करना है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स देन उसको लेके आपको सोचना है और मेहनत करना है उसमें कुछ अच्छा पाने के लिए। ओके, धन्यवाद। आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। बातें करते रहने का मन है, फिर भी क्या करें, वक्त की भी पाबंदी है, तो यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा। फिर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे सर। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए सभी को पता चल गया होगा कि फिजिकल एजुकेशन की भी कितनी ज़रूरत होती है हमारी डेली लाइफ में। आशा करती हूँ कि सभी सुनने वालों को आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और सभी के लिए लाभदायक भी हो। तो अगले कड़ी में मिलते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी आप लोग। नमस्कार।